उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ गया है। आपके साथ हम साझा करते हैं 58 सीटों पर, जहां पर इंडिया न्यूज की टीम लगातार बनी हुई है। करीब 35% मतदान हो चुका है दोपहर 1 बजे तक। खास बात यह है कि यहां पर शामली में सबसे ज्यादा वोटिंग की खबर है, करीब 41%। आगरा में 1 बजे तक 35% मतदान हुआ। मेरठ में 34% लोगों ने घर से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल किया है। लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। अलीगढ़ जहां पर करीब 31% मतदान अब तक हो चुका है। सुबह में रफ्तार जरूर सुस्त थी, अब बढ़ गई है। बागपत में करीब 38.5% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इन 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदाता के रूप में हैं तो घर से निकलिए, मत का इस्तेमाल कीजिए। दोपहर करीब 1 बजे तक करीब 35% मतदान होना, यहाँ अभी भी रफ्तार सुस्त है, इसे बढ़ाना होगा। अगले 5 साल अगर आपको शिकायत करनी है तो आपके पास ये अधिकार रहना चाहिए कि आपने मत का इस्तेमाल किया था, आपने अपने पसंदीदा नेता को चुना था, तो फिर आप उम्मीद भी रखिएगा, आप शिकायत भी रखिएगा। 58 सीटें, जिनमें से 53 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी में और कोशिश भी यही कर रही है, मौजूदा सरकार की काम के आधार पर वोट मांगे। हमने काम किया है इसीलिए हमें वोट मांगा, हम वोट मांग रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई कह रहा है विकास पर हम वोट करेंगे, कोई कह रहा है कि हमें महंगाई कम चाहिए, कोई कह रहा है कि सुरक्षित महिलाओं को रखना बहुत जरूरी है इसीलिए सुरक्षा के नाम पर वोट होगा। कोई कह रहा है कि रोजगार न मिलने की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, हमारे बच्चों के लिए दिक्कतें हैं, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन खास तौर पर जो ध्यान है पश्चिमी यूपी में वो है किसानों पर। किसानों की नाराजगी अभी भी खुलकर सामने आ रही है। राकेश टिकैत ने सुबह ही इंडिया न्यूज से बात करते हुए नाराजगी एक बार फिर से जाहिर की और ये कहा कि जो सरकार जो भी रहे, मौजूदा सरकार हो या आने वाले वक्त में जो भी पार्टी सरकार बनाती है, किसान उनके जहन से निकलने नहीं चाहिए। यही हमारी कोशिश है। किसानों को अगर साइडलाइन किया गया तो फिर आंदोलन की चेतावनी भी एक बार फिर से दे दी है। बड़ी बात ये, किसानों का साथ किसके साथ होगा 10 मार्च को साफ हो जाएगा। किसान जो कि ज्यादातर संख्या में है, जाट जो कि ज्यादातर संख्या में है, मुस्लिम या फिर जाट, ये खेल बना भी दिया करते हैं, बिगाड़ भी दिया करते हैं। और वोटिंग परसेंटेज ये कह रहा है करीब 35% मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ है। लोग बढ़ चढ़कर अपने घरों से निकल रहे हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची हुई है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हापुड़ में 40% मतदान हुआ है, अगर शामली में 41% मतदान हुआ है, आप समझिए एवरेज जो परसेंटेज है वो है 35%। और कई जगह कई सीटें ऐसी हैं जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और फिर मुख्यमंत्री के जरिए ट्वीट के जरिए लोगों से कहा गया कि पहले आप मतदान कीजिएगा, बाद में जलपान कीजिएगा। फिर धीरे धीरे और भी पार्टियों के दिग्गजों ने ट्वीट के जरिए बताया और ट्विटर पर लोगों से कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा आप मतदान में हिस्सा लीजिएगा। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, सभी के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर यह मैसेज संदेश पहुंचाया गया है कि लोग अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। सभी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन जो बीजेपी है, मौजूदा सरकार है, वो कह रही है कि काम हमने किया है, काम के आधार पर ही हम वोट मांग रहे हैं। नोएडा से रजत हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजत, दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा यह है कि करीब 35% मतदान हुआ है। नोएडा की जिस सीट पर आप मौजूद हैं, जहां पर पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं, कितने फीसदी मतदान हुआ? लोग जो वोट करने के लिए आ रहे हैं, मन में क्या है, जहन में क्या है? देखिए, अभी हम बात करें तो जेबर विधानसभा में मौजूद है। लगभग 40% यहाँ का मतदान है वो पूरा हो चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उसके बाद जो 40% मतदान है वो हो चुके हैं। अभी भी आप देख सकते हैं लोगों की आवागमन है वो अभी यहाँ पर भी है। महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जो युवा हैं वो भी यहाँ बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भाई, सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान है, सुबह से ही चल रहा है। लेकिन जेवर क्षेत्र में अहम है कि जेवर, जिसमें अगर नोएडा की बात करें, हम चादरी की बात करें, वो प्रतिशत में काफी कम है। जेवर ही विधानसभा ऐसी है वहां पर 40% मतदान है वो हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान है वो किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हम बातचीत करेंगे जो मतदान किया, उनसे जानना चाहेंगे आखिर उन्होंने क्या सोच के मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है। मैं इंद्रजीत प्रधान खाता हूँ। हमने जो मतदान प्रधान जी, राजनीति की बात नहीं करनी है। ना 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 ना, जो मतदान किया वो विकास करती है। जो गौतम बुद्ध का विकास करेगा हम बोलता उसको करें। और आपने? जी सर, जो गौतम बुद्ध का विकास करेगा उन्हीं के लिए वोट करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ मतदाता थे जिनका मानना है कि जो विकास है, जो सुरक्षा है,
उसको लेकर लोगों ने मतदान किया है। और शायद ही इन लोगों ने माना है कि भविष्य में जो भी सरकार आएगी वो सुरक्षा को लेकर बात करेगी और वहीं रोजगार को लेकर बात करेगी। यहाँ पर लोग कहें तो कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान है वो सुबह से ही हो रहा है। और तमाम जो विधानसभा है, जिसमें अगर हम दादरी की बात करें, दादरी में जो मेयर भोज सेंटर में जो बूथ बनाया गया, वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ है वो मतदान के लिए उमड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो लाइनें हैं वो कतार की लगी हुई है। रजत, चूंकि मैं भी खुद एक महिला हूं, उत्तर प्रदेश से आती हूं, मुझे तस्वीरों में कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं। अगर पॉसिबल हो सके थोड़ा आगे बढ़ के उन महिलाओं से भी आप बात कीजिएगा। और अब तक अगर आपकी महिलाओं से बात हुई है तो बताइए महिलाओं के जहन में क्या था, क्योंकि एक महिला, एक गृहिणी घर भी चलाती है, महंगाई से परेशान रही, अपराध जिस तरीके से है उसको लेकर सुरक्षा का भाव भी लोगों के जहन में रहता है। खासतौर से महिला चाहती हैं कि खुद सुरक्षित रहें, उनके घर की बेटियां बहनें सुरक्षित रहें। महिलाओं से बात करें। देखो, अगर महंगाई की बात करें, हालांकि महंगाई को लेकर महिलाओं में काफी नाराजगी, लेकिन वही सुरक्षा की बात आती है तो लोग ज्यादातर कहें तो सुरक्षा को लेकर जो योगी सरकार है उसको जाना पसंद करते हैं। हम चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर क्या मूड है उनका, किस तरीके से वो देखते हैं। भैया, मैम, क्या नाम है आपका? काजल जी, मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? आप स्टूडेंट हो, पहली बार मतदान किया है, क्या मुद्दे हैं आप? जी, मेरा नाम काजल है, मैं कासना की रहने वाली हूँ। मैंने योगी जी को वोट दिया। हमारा मतलब यहाँ पे जब से योगी जी की सरकार आई थी, जब से हाँ जो भी गर्ल्स के लिए बहुत बुरा होता था, उनके साथ कुछ भी होता था, वो थोड़े समय के लिए रुक गया था। और गर्ल्स को यहाँ एजुकेशन मिले, सबको, जो गरीब है कोई भी यहाँ गरीब ना रहे, भ्रष्टाचार ना रहे। अच्छा, यही सोच है आपकी? जी बिल्कुल, सुना आपने कि जो सुरक्षा को लेकर महिलाओं की मानना है कि जो योगी सरकार ने जो सुरक्षा पर अच्छा कदम उठाया है, सुरक्षा को लेकर ही लोग हैं वो मतदान है वो कर रहे हैं। ठीक है रजत, नजरा बनाए रखिएगा। नोएडा में जेवर सीट से रजत हम तक लाइव रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। महिलाओं से भी बात की, पुरुषों से भी बात की। महिलाओं के जहन में सुरक्षा का भाव बहुत ज्यादा है और कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, महिलाएं अब सुरक्षित महसूस भी कर पा रही हैं। और विकास को लेकर पुरुष यहां बात करते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया रजत आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ये 9वीं सूची है जो कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। और लगातार जो चुनाव की तैयारियां हैं वो दिखाई दे रही हैं अलग अलग पार्टी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और जो 9वीं लिस्ट है उसमें 15 महिलाएं ही हैं। कांग्रेस ने गोरखपुर शहर से चेतना पांडे को उतारा है। आप समझिए कि मुख्यमंत्री आपके सामने कांग्रेस की तरफ से चेतना पांडे कैंडिडेट खड़ी की गई हैं और ये लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से 9वीं लिस्ट प्रियंका गांधी जो लगातार नारा भी दे रही हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं को आगे बढ़ चढ़कर आगे करने की बात, महिलाओं के उत्थान की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई। लेकिन इस लिस्ट में खास ये है कि गोरखपुर शहर से, जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से कांग्रेस की तरफ से चेतना पांडे कैंडिडेट खड़ी की गई हैं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कांग्रेस की तरफ से टक्कर देती हुई नजर आएंगी। 9वीं लिस्ट जारी की गई है। इसमें 33 प्रत्याशियों की कुल लिस्ट है जिसमें 15 महिलाओं को शामिल किया गया है। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं इसमें पिंक कलर से जो नाम मार्क किए गए हैं वो महिलाओं के हैं। प्रियंका गांधी जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। प्रियंका गांधी जो कह रही है कि कोई भी पार्टी महिलाओं को उस तरीके से बढ़ा नहीं रही जैसे कि बढ़ाया जाना चाहिए था, इसीलिए कांग्रेस महिलाओं को साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम करेगी और वो उनकी उम्मीदवारों की लिस्ट में नजर भी आ रहा है। बड़े नाम और बड़ी सीट आप जान लें, आपको बिग ब्रेकिंग के जरिए हम बता रहे हैं। दीदारगंज से अवधेश कुमार सिंह, फेफना से जितेंद्र पांडे को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। बड़ी बात ये 33 उम्मीदवारों की लिस्ट में 15 महिलाएं हैं। बलिया से ओम प्रकाश तिवारी हैं। शाहगंज से परवेज आलम को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है। जौनपुर से फैसल को टिकट दिया गया है। मुंगराबाद शाहपुर से प्रमोद सिंह, मछली शहर से माला देवी चुनावी मैदान में हैं। मड़ियाहू से मीरा रामा, चंद्रा पांडे, जाफराबाद से लक्ष्मी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से 9वीं लिस्ट जारी करके नामों का खुलासा हुआ है। केराकत से राजेश गौतम, सैदपुर से सीमा देवी प्रत्याशी के तौर पर सामने आई हैं। साथ ही जमनिया से फरजाना खातून, मुगल सराय से छब्बू पटेल को कांग्रेस ने मौका दिया है। इन 33 नामों से साफ हो गया है 15 महिलाएं हैं। सैयद राजा बिमला देवी बिंद, चकिया से राम सुमेर को टिकट दिया गया है।
कांग्रेस की तरफ से 9वीं लिस्ट जारी की गई है और अब आज ही प्रियंका गांधी ने सुबह में ट्वीट किया है और वो बता रही हैं कि कैसे 30 साल बाद हम फुल फ्लैश तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से समर्थन की बात कही है। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए सीधा उत्तराखंड का हम रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, माफ कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड में आज और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। उत्तराखंड को अस्तित्व में आने से ही रोका था, इसका जन्म ही रोक दिया था। उन्होंने हमारे इन सपनों को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब केंद्र व राज्य दोनों जगह उनकी सरकार थी, तब उत्तराखंड को डबल ब्रेक लगाकर हर तरफ से पीछे धकेला गया। ब्रेक लगाना ही जानते हैं वो। 2014 के बाद एक ब्रेक हटा, लेकिन देहरादून वाला ब्रेक लगा हुआ था, दिल्ली वाला ब्रेक हटा था। उत्तराखंड वासियों ने 2017 में ये देहरादून वाला भी ब्रेक हटा दिया, उसको भी यहां से निकाला और डबल इंजन की सरकार यहां पर काम पे लग गई। भाइयों और बहनों, इन 5 सालों में आपकी डबल इंजन सरकार ने इतना काम किया है कि अब ब्रेक लगाने वालों को भी वही वादे करने पड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। जब ये सत्ता में थे, तब इनको कभी 4 धाम की याद नहीं आई। जिन्हें यहां आस्था ही नहीं, उन्हें भी अब 4 धाम की याद क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें एक कुर्सी हासिल करने का रास्ता लग रहा है। जबकि भाजपा के लिए 4 धाम और देवभूमि का विकास आस्था, संस्कृति और जन सेवा का हमारा संकल्प है, हमारा समर्पण है। साथियों, केदार धाम में हमने 2017 में पुनर्विकास के काम शुरू किए थे और ज्यादातर परियोजनाएं पूरी भी हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए भी कई 100 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत 12,000 करोड़ की लागत से ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। 4 धाम प्रोजेक्ट में गढ़वाल का बड़ा हिस्सा कवर होता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा लाभ पूरे गढ़वाल को भी मिलेगा। इसी तरह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। अब पहाड़ों पर एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल नहीं रहेगा। यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और पढ़ाई की, इलाज की सुविधा भी बढ़ेगी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हेली सर्विस शुरू की जा रही है। भाइयों और बहनों, इस बार केंद्र सरकार जो बजट लेकर आई है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ
उत्तराखंड को मिलेगा। देश के पहाड़ी इलाकों के लिए खास तौर पर बजट में पर्वतमाला प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इसके तहत पहाड़ों पर आवागमन के लिए रोपवे जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। जिन सीमावर्ती इलाकों को कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर विकास से वंचित रखा था, उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की जाएगी। किसानों के लिए गंगा के किनारे किनारे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड को तो प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रकृति का असीम आशीर्वाद मिला हुआ है। लेकिन ये लाभ आप तक तभी पहुंचेगा जब दिल्ली से चलने वाली विकास की धारा को देहरादून से भी ताकत मिले। ऐसे लोग ना आ जाएं कि दिल्ली से आ रही विकास की धारा को वहीं ठप कर दें, वरना फिर उत्तराखंड जो पहले की हालत थी उस तरफ डूब जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप 14 तारीख को बेईमानी और भ्रष्टाचार को ही रोक दें, ब्लॉक कर दें उसको। 14 तारीख को आप वंशवाद और परिवारवाद को ब्लॉक कर दें। 14 फरवरी को आप संप्रदायवाद और तुष्टीकरण को देवभूमि से बाहर का रास्ता दिखा दें। करेंगे ना? बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? साथियों, कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, सत्ता आती है तो इनका भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाता है और सत्ता जाती है तो पूरी ताकत षड्यंत्रों में लगा देते हैं, बौखला जाते हैं। जितना बुरा कर सकते हैं बुरा करने के रास्ते पकड़ लेते हैं। पिछले 10 सालों से लोकसभा में उत्तराखंड के लोग इन्हें शून्य दे रहे, शून्य, बिग जीरो। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचे हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। किसान अपने खेत में खेती करने नहीं जा सकता था, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी और जो व्यापारी घर से निकलता था वह सोचता था कि घर शाम को वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। यह अराजकता थी। कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता था। आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहता था। एक काम तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार का, उनके गठबंधन की सरकार का था, और दूसरा काम न सड़क, न बिजली, न पानी, न चिकित्सालय, न विद्यालय, न विश्वविद्यालय, न मेडिकल कॉलेज, इन सब पर तो उनका ध्यान ही नहीं था। आपके बिजनौर जनपद को तो उन्होंने डार्क जोन घोषित कर दिया था। न बिजली मिलती थी और ये हैंडपंप वाले भी सूखे सूखे थे। हैंडपंप उखाड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी इन लोगों ने, तो डार्क जोन बना दिया था। उनका विकास एक ही जगह दिखता था उस समय, और वह था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आपके बिजनौर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज भी दिया है। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक मेडिकल कॉलेज। अभी डॉक्टर यशवंत सिंह जी के पुत्र मुझे मिले थे, उन्होंने एमडी किया है, एमबीबीएस के बाद एमडी किया है। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में वे कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा आप तुम्हारे बिजनौर में ही मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इस मेडिकल कॉलेज में सेवा करना और बिजनौर की जनता की सेवा करना। यहां का नौजवान कहीं भी डॉक्टर होगा, बिजनौर में आकर के वह शिक्षक बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, यहां की जनता की सेवा करेगा और नए नौजवानों को डॉक्टर बनाने का काम भी करेगा। आज डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री भी हम आपके ही जनपद में लगा दे रहे हैं। अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, आईटीआई बन रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बालक और बालिकाओं के अलग अलग टॉयलेट, ऑपरेशन कायाकल्प में हर एक विद्यालय में फर्नीचर, लाइट की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। 54 लाख बच्चे बढ़े प्राथमिक विद्यालय में, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। पिछली सरकारें में खंडर बन चुकी थी। और हमारा विकास अगर देखना है तो 700 से अधिक मंदिर और धामों के पुनरुद्धार का काम किया है हमारी सरकार ने। 700 से अधिक धाम, संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर के पुनरुद्धार का काम भी, और भाइयों बहनों महर्षि वाल्मीकि के लालापुर के भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य भी ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य भी शुभारंभ किया है, तो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य धाम का भी स्थापना का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में संपन्न किया है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। 5 साल में कर्फ्यू लगा, आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है। क्या निकलती है? कावड़ यात्रा। वे कर्फ्यू लगाते थे, हम कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं और हर हर बम बम का नारा लगा करके भगवान शिव की आराधना करते थे। वे लोग व्यापारियों पर बम फेंकते थे, किसानों पर बम फेंकते थे। हमने तो कावड़ यात्रा निकाल करके ही नारा दे दिया, हर हर बम बम। अब बमबाजी नहीं होती है। बमबाजी करने वाले दूसरे लोग की यात्रा में या जेल की यात्रा में जा चुके हैं। भाइयों बहनों, गन्ना किसानों की गन्ना मूल्य का भुगतान, मैं आ रहा था, देख रहा था बिजनौर, मेरे लिए कोई इस सेफई खानदान के लिए बिजनौर दूर होगा, मेरा तो जन्म भी बिजनौर के बगल में हुआ है, तो बिजनौर मेरे लिए दूर कहां है। पहले के मुख्यमंत्री नहीं आते थे, मैं तो दर्जनों बार आ चुका हूं, 1 महीने में 4थी बार आ रहा हूं मैं आपके बिजनौर में। और मैं देख रहा था गन्ना ही गन्ना, गन्ना ही गन्ना है। पिछली सरकारें क्या करती थी? इन चीनी मिलों को बंद कर देती थी। चीनी मिलों को बंद करने के बाद यहां पर गन्ना किसान तबाह होता था, वो खेतों में आग लगा देता था। चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बेचता था। वर्षों तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.25 वर्ष के दौरान 1,59,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है गन्ना किसानों के खाते में। 1,59,000। अगर मैं सपा बसपा दोनों सरकारों के कार्यकाल को जोड़ लूं
इन दोनों सरकारों ने भी इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जितना हम लोगों ने किया। उनके समय में चीनी मिलें बेची जाती थी, बंद की जाती थी। हमने चीनी मिलें, कोरोना भी हमारी चीनी मिलों की रफ्तार को नहीं रोक पाया। जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना होगा तब तक चीनी मिलें चलेंगी। ये हमारी सरकार का संकल्प था, हमने वह करके दिखाया। भाइयों बहनों, सपा की सरकार में कुल 10,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था बिजनौर जनपद में। हमारी सरकार में 16,290 करोड़ रुपए का अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। किसानों की फसल ऋण माफी का भी कार्यक्रम, लगभग 93,000 किसानों का ऋण माफ हमारी सरकार ने किया था बिजनौर जिले में। और भाइयों बहनों, 3,72,900 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आपके बिजनौर जनपद में कर रही है। दिव्यांगजनों को 17,000 से अधिक दिव्यांगजनों को